Good morning, all of you. Welcome in online class of Sumila Devi PG College. प्रसार गौरव प्रयागराज myself नीरज तिवारी। मैं पिछले वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में बताया था। उसके बाद हमने कल के वीडियो में जो पीछे वीडियो हमने बनाया है इसके जस्ट पहले, उसमें हमने आपको specific heat of gases at constant pressure is greater than the specific heat of gases at constant volume. What is the reason of this? इसके बारे में हमने आपको बताया था कि specific heat of gases at constant pressure या specific heat of gases at constant volume, इन दोनों के बीच में जो यानी इन दोनों को अगर हम किसी गैस के लिए कंसीडर करते हैं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम से क्यों अधिक होती है, ये हमने कल के वीडियो में बताया। इसके बाद फिर हमने आपको मेयर रिलेशन के बारे में बताया था। मेयर रिलेशन यानी द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स, यानी दो स्पेसिफिक हीट्स, गैसों के दो स्पेसिफिक हीट्स के बीच के बेसिक डिफरेंस के बारे में हमने आपको बताया। हमने आपको दिखाया कि द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होता है, कैपिटल आर के बराबर होता है। यानी Cp माइनस Cv की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होती है। इसी रिलेशन को हमने आपको कल प्रूव करके बताया। इसके बाद हमने आपको वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस के बारे में बताया था, यानी गैसों में जो प्रत्यास्थता होती है उसके बारे में हमने आपको बताया। हम जानते हैं कि जब हम गैसों के ऊपर यानी गैसेस पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर के एप्लीकेशन के कारण, प्रेशर के प्रभाव के कारण गैसों के वॉल्यूम, गैस के वॉल्यूम में चेंजिंग होती है। और गैस के वॉल्यूम में चेंजिंग होती है तो हम जानते हैं कि जब किसी मटेरियल पे हम प्रेशर या फोर्स, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल फोर्स के अप्लाई होने पे यदि उस मटेरियल के या उस बॉडी के वॉल्यूम में चेंजिंग होती है, वॉल्यूम उसका वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वॉल्यूम में चेंजिंग होती है, तो हमको वहाँ पे इलास्टिसिटी जो होती है उस इलास्टिसिटी को हम बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी, यानी कि वहाँ पे जो हमको प्रत्यास्थता मिलती है उसी को हम बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी गैस के ऊपर, तो गैस के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस सिस्टम पे तो उसके वॉल्यूम में चेंजिंग होती है। इसलिए यहाँ पे जो प्रत्यास्थता हमको फाइंड होती है वो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस हम फाइंड करते हैं। तो हमने आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस के बारे में बताया। वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस की वैल्यू हमने निकलवाई, जिसकी वैल्यू थी स्मॉल p इंटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल v के, जिसकी वैल्यू होती है। ठीक, उसी के आधार पर हमने आपको आइसोथर्मल इलास्टिसिटी यानी जब हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस के वॉल्यूम में चेंजिंग हो लेकिन गैस का जो टेम्परेचर हो वो कांस्टेंट हो, यानी गैस को उस कंडीशन में गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहे फिर हम गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, गैस के वॉल्यूम में चेंजिंग होती है, तो वहाँ पे जो हमको इलास्टिसिटी फाइंड होगी जिसको हम आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस बोलते हैं। ठीक, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस के बारे में भी हमने कल आपको बताया था। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस क्या है? एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस के बारे में हमने आपको बताया कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस हमको वहाँ मिलता है जहाँ पे हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं लेकिन उस कंडीशन में गैस किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल हीट या किसी भी प्रकार की हीट को हम गैसेस सिस्टम को सप्लाई नहीं करते हैं, कोई भी हीट हम एक्सचेंज नहीं करता है गैस इनटू और आउट ऑफ सिस्टम, किसी भी प्रकार की हीट में एक्सचेंजिंग नहीं होती, यानी उष्मा में हीट किसी भी प्रकार से न तो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग सिस्टम में हीट का एक्सचेंजेशन जिस प्रोसेस में नहीं होता, उस प्रोसेस में जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और गैस के वॉल्यूम में चेंजिंग होती है, व्हेन द हीट इज कांस्टेंट, देन दैट in this condition the elasticity is known as adiabatic bulk modulus elasticity of gas। ठीक है, उसके बारे में हमने आपको बताया। हमने देखा जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस होती है उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होती है इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस के इनिशियल प्रेशर की इक्विवेलेंट होती है।
यानी गैस पे जो इनिशियली प्रेशर सबसे पहले शुरू में जो फोर्स है यानी जो प्रेशर अप्लाई होता है उसी की इक्विवेलेंट होती है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी आती है। लेकिन एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस को हमने देखा कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस जो हमको फाइंड होती है उसकी वैल्यू गामा टाइम्स होती है इनिशियल प्रेशर के, यानी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस की वैल्यू गामा पी की इक्विवेलेंट होती है। गामा जहां हमारा क्या है स्पेसिफिक हीट रेशियो कहा जाता है। इसके आधार पर हम आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी के बीच में संबंध प्राप्त करते हैं, जिसमें हमको ये फाइंड होता है कि द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस एंड आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट रेशियो, या हम कह सकते हैं Cp by Cv की इक्विवेलेंट होता है, या स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा की इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और वी नो दैट द वैल्यू ऑफ गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी गामा की जो वैल्यू होती है सदैव 1 से अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि Cp की गामा की जो वैल्यू होती है वो Cp by Cv के इक्विवेलेंट होती है। गामा इक्वल टू Cp by Cv होता है, तो Cp by Cv के बराबर होता है, तो Cp by Cv की वैल्यू हमेशा Cp की वैल्यू क्या और Cv से अधिक होगी, इसलिए Cp by Cv की वैल्यू ऑलवेज 1 से अधिक होगी, तो गामा की वैल्यू भी ऑलवेज 1 से अधिक होगी, यानी 1 से अधिक वैल्यू हमको प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एंड द रेशियो ऑफ कह सकते हैं द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ gases in adiabatic process, या the ratio of adiabatic elasticity of gases to the isothermal elasticity of gases is greater than 1, and the value of adiabatic elasticity of gases is greater than the value is greater than the isothermal bulk modulus elasticity of gases। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस, गैसों की जो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी होगी, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी होगी, वो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी से अधिक होगी। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं, यानी हमने आपको बताया। ठीक, अब हम आपके क्वेश्चन आपके प्रोसेस में जो आज हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैसेस। हम जानते हैं गैसों का जो नियम हमको प्राप्त हुआ, जैसे गैस हम आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो हमको मिला वो हम जानते हैं कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन के प्रोसेस से हमको फाइंड होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमको वैल्यू प्राप्त होती है वो जो जनरल लॉ है वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के आधार पर मिलता है। इसके आधार पर मिलता लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस। गैस की गैसों से संबंधित जो नियम है हमारे लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, यानी कहने का विस्तार और संपीड़िता का नियम आप गैसों के लिए एक्सपेंशन और कंप्रेशन का नियम। ठीक है, तो एक्सपेंशन हमको कब फाइंड होगा, कंप्रेशन कब मिलेगा, ये हम जानते हैं। एक्सपेंशन का मतलब है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन के केस में हम जानते हैं कि एक्सपेंशन का मतलब है कि जब गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड करे, कंप्रेशन का मतलब जब गैस का वॉल्यूम कहने का मतलब कंप्रेस हो यानी डिक्रीज करें। ठीक है, तो इसके आधार पे तो गैसों का जो जनरल लॉ है कंसीडर करें, तो गैसों का जो नियम हम जानते हैं, जनरली हम गैस के लॉ को जानते हैं, आइसोथर्मल चेंज के लिए जानते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट लॉ। हम जानते हैं Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है गैस का नियम है, या गैस का लॉ हमको मिलता है Pv इज इक्वल टू RT आइसोथर्मल चेंज के लिए। और एडियाबैटिक इक्वेशन जब उसी का फाइंड करते हैं हमको मिलती है वैल्यू Pv के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो गैस का लॉ ऑफ एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंशन है, ये हमारा जो है जनरली अगर हम समझे तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड है, प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ हमारा जो लॉ ऑफ एक्सपेंशन है, जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसोथर्मल केस की बात करते हैं तो Pv की वैल्यू को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, Pv इक्वल टू कांस्टेंट। और इसके आधार पर आइसोथर्मल केस के लिए हमको आइडियल गैस का इक्वेशन मिलता है Pv इक्वल टू nRT या Pv इक्वल टू RT को फाइंड होता है। एक गिवन टेंपरेचर T के लिए अगर हम कंसीडर करें टेंपरेचर दिया गया है, टेंपरेचर को कांस्टेंट करते हैं, Pv की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज कांस्टेंट होगी, तो बायोट के नियम को फॉलो करती है। ठीक, तो गैस का जो लॉ है यानी परफेक्ट गैस के लिए जो एक्सपेंशन का नियम है वो कांस्टेंट टेंपरेचर है आइसोथर्मल केस के लिए मिलता है, या हमको एडियाबैटिक केस के लिए मिलता है। एडियाबैटिक केस के लिए लॉ को अगर हम कंसीडर करें Pv इक्वल टू RT कोई या Pv इक्वल टू कांस्टेंट, तो
एडियाबैटिक एक्सपेंशन में बता सकते हैं कि यही नाम हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में Pv = RT से हो जाता है, Pv = कांस्टेंट के, यानी कहने का मतलब Pv = कांस्टेंट और आइसोथर्मल केस के लिए, और Pv जब हम एडियाबैटिक केस की बात करते हैं तो Pv के पावर गामा = कांस्टेंट होता है। यानी हम कह सकते हैं, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जब हम किसी गैस को कंसीडर करें तो उसका जनरल लॉ अगर हम कंसीडर करें, जनरल लॉ यानी जिसकी सहायता से हम सारे एक्सपेंशन के लॉज को फाइंड कर सकें, एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन के जो लॉज हैं उनको हम आसानी से फाइंड कर सकें, वो उसी को हम कहते हैं जनरल लॉ। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन ऑफ गैस हमको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताते हैं, हम ये इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। यानी कहने का मतलब है कि किस प्रोसेस में हमको गैसों के लॉज हमको बताएंगे, आइसोथर्मल केस के लिए हमको पता है कि बैलेंस लॉ के अकॉर्डिंगली हमको आइडियल इक्वेशन जो मिला है Pv = RT किसके अकॉर्डिंग मिला है, बैलेंस लॉ क्या था, तो चार्ट के लॉ क्या था, हमको Pv = RT फाइंड होता है। तो कहने का मतलब है आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो हमको बायस लॉ के अकॉर्डिंगली यानी कि हमको आइसोथर्मल एक्सपेंशन के आधार से एक लॉ मिलता है, एक हमको एडियाबैटिक एक्सपेंशन के आधार से मिलता है। ठीक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के आधार से जो हमको परफेक्ट गैस को जब हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कंसीडर करते हैं तो जो लॉ हमको फाइंड होता है उसको हम पैटर्न लॉ के नाम से भी जानते हैं, पैटर्न इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द राइट पैटर्न इक्वेशन, तो हम पैटर्न इक्वेशन लिख सकते हैं Pv की पावर गामा = कांस्टेंट। ठीक, तो जनरल लॉ अगर हम लॉ ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन को अगर हम जनरली हम उसको स्टैब्लिश करना चाहें, जनरली उसको हम बताना चाहें, लिखना चाहें, तो जनरली हम लिख सकते हैं कि जो भी नियम हमको चाहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात हो चाहे एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात हो, हम हर केस में देख रहे हैं कि जो हमारा जनरल लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैसों के लिए जो एक्सपेंशन का नियम बना हुआ है वो प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक, तो प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो हम इसको एक जनरल लॉ का रूप देने के लिए हम कंसीडर क्या कर सकते हैं, हम किसी को Pv = कांस्टेंट है, Pv के पावर गामा = कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात है। जब हम आइसोथर्मल से टेम्परेचर कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो ये हमारा Pv = कांस्टेंट है, पैरेलल आपको मालूम करता है और उसको आइडियल इक्वेशन मिलता है, हमको ये मिलता है Pv = RT जानते हैं हमारा कोई टेम्परेचर को कांस्टेंट जब आप करेंगे तो Pv = कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि जब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो Pv = कांस्टेंट हमको फाइंड होता है, या एडियाबैटिक एक्सपेंशन की अगर हम बात करेंगे एक्सपेंशन और कंप्रेशन की तो Pv की पावर गामा = कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल का मतलब है कि जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट करके हम कंसीडर करें, एक्सपेंशन हम कंसीडर करें टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहा जाए जहां पे हम हीट को कांस्टेंट करके, यानी किसी भी प्रकार की हीट एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जहां उष्मा का कोई भी आदान प्रदान ना हो, उसको हम कांस्टेंट करके अगर हम कंसीडर करें, जो इक्वेशन हमको फाइंड होता है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कहा जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन यानी परफेक्ट गैस इक्वेशन को, परफेक्ट गैस को हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जब कंसीडर करते हैं तो ये इक्वेशन को मिलता है Pv की पावर गामा = कांस्टेंट। इसी को हम जनरली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, जनरल एक लॉ है जिसकी सहायता से हमको वैल्यू रखते हैं हमारा लॉ क्या है, जैसे कि हम आइसोथर्मल की बात करें तो वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं एक जनरल लॉ हम बनाए, जो एक जनरल लॉ लिखना चाहते हैं जिसकी सहायता से हम हमारे उसकी वैल्यू को एक्सचेंज करते जाएं तो हमको लॉ मिलते जाएंगे। वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया, हमको आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस का जो कंडीशन होता है वो हमको मिल जाए, या जैसे हमने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया तो हमको एडियाबैटिक एक्सपेंशन फाइंड हो जाए। इस प्रकार के जनरल लॉ को हम लिखते हैं। हम मानते हैं, हमने देखा क्या जनरल लॉ जब हम लिखेंगे, जनरल लॉ यानी सामान्य नियम इसको बनाएंगे, तो सामान्य नियम कहते हैं कि दोनों होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है या एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दोनों प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो इसके आधार से हम इसके जनरल लॉ को लिखते हैं द जनरल लॉ गिविंग रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस, यानी कि गैसों के एक्सपेंशन या कंप्रेशन के लिए जो हमको सामान्य नियम मिलता है वो क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम से संबंधित होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन से प्राप्त होता है। The general law giving relation between pressure and volume for expansion and compression of a gas, यानी गैस के एक्सपेंशन या कंप्रेशन के लिए जो हमारा जनरल लॉ यानी कि सामान्य नियम हमको प्राप्त होता है, जो सामान्य नियम होता है वो ये देता है कि वो सामान्य नियम ये बताता है कि ये रिलेशन किसके बीच में है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है। ठीक, इसको जनरल लॉ के रूप में लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, टाइम की वेरी रिलेटेड है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि P × V के पावर n = कांस्टेंट, n वेयर n को हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी मानते हैं, n की वैल्यू आप बदलते जाएंगे, उसके आधार से हमारा जो लॉ ऑफ गैस का जो नियम है, गैसेस लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन हमको फाइंड होता जाएगा।
ठीक है। गैसों का हमको अलग अलग वैल्यू की अलग अलग वैल्यू हम रखते जाएंगे, एन की वैल्यू को हम बदलते जाएंगे, उसकी सहायता से हमको गैस का जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन का जो लॉ है, जो नियम है, वो हमको आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो इसके इसी लॉ को प्राप्त करने के लिए हम प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड एक जनरल लॉ लिखते हैं, जिसमें हमने जनरल लॉ गिवन रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द गैस कैन बी कन्वेंशनली रिटन है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है कैसे, PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर n इज ए कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस, जहां n क्या है, कांस्टेंट है, और वो डिपेंड करता है किससे, नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति पे निर्भर करता है। इट कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 एंड इनफिनिटी, और ये जो वैल्यू रखता है वो 0 से लेकर इनफिनिटी के बीच की रखता है, 0 से इनफिनिटी के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी, तो इनफिनिटी से अधिक होगी, 0 से कम होगी इसकी n की वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से हम एक जनरल लॉ कंसीडर करते हैं, उसी के आधार पे हम आसानी से गैसों के नियम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके मन में एक बात आएगी, बात ये आएगी कि आप ये बोलेंगे कि PV के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट हमने कैसे लिया। तो हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि गैस के लिए जो हमने नियम पढ़े हैं, आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा है। आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात है, आइसोथर्मल सेंस की बात अगर हम करते हैं तो वहां जो एक्सपेंशन को फाइंड होता है, जो लॉ फाइंड होता है आइडियल गैस एक्सपेंशन के आधार पे हमको बायस लॉ फाइंड होता है। या गैसों के लिए हमने बायस का नियम पढ़ा हुआ है, तो जब गैसों के लिए बायस का नियम में हमने ये देखा है कि वहां पे क्या है, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात हमको मिल जाती है। या एडियाबैटिक एक्सपेंशन हम कंसीडर करते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन यहाँ यानी कि जहाँ पे हम हीट को कांस्टेंट लेते हैं, यानी किसी प्रकार की हीट को एक्सचेंज नहीं करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के जिसमें, यानी कि हम सिस्टम को हीट सप्लाई नहीं करते हैं, हीट कांस्टेंट रहती है। जहाँ पे हीट सप्लाई हम सिस्टम को एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते ही नहीं है, उस कंडीशन में यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कंसीडर करते हैं, तो हमको वही आइडियल इक्वेशन जो हमारा PV इक्वल टू RT आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए मिलता है, वही एडियाबैटिक के लिए अगर हम उसको कंसीडर करें, एडियाबैटिक के लिए वही इक्वेशन हमारा बदल के PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। हमने ये देखा कि चाहे हम आइसोथर्मल की बात करें, वहां भी हमको जो रिलेशन मिलता है वो प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड मिलता है। चाहे हम एडियाबैटिक की बात करें, वहां भी जो रिलेशन हमको फाइंड होता है वो प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड फाइंड होता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम जनरल लॉ हम फाइंड करेंगे, जनरल लॉ में सामान्य नियम बनाएंगे जिसकी सहायता से हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन की भी बात कर सके, जिसकी सहायता से हम उसकी वैल्यू को चेंज कर दें, तो हमको एडियाबैटिक एक्सपेंशन मिल जाए, यानी जिसकी सहायता से हम आसानी से वैल्यू यानी कि गैसेस लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन को आसानी से हम फाइंड कर सके, वही एक जनरल लॉ हम बनाते हैं। हमने देखा कि जो हमारे गैस का नियम है, गैस का जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन का जो नियम है वो प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो उसका जनरल लॉ जो हम बनाएंगे वो प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड बनाएंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ पावर होता है, जैसे कि हमने एक्सेस की बात की, PV इक्वल टू कांस्टेंट है, यहाँ PV V का वैल्यू है, यानी V का पावर क्या है, 1 है। लेकिन ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जब बात करेंगे हम, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए यही परफेक्ट गैस का इक्वेशन हमारा हो जाएगा, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी V की पावर यहाँ पे 1 का बदल गया गामा, यानी कहने का मतलब एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंटली बदलती रहती है। तो हम प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड जो इक्वेशन बनाएंगे, जो हम रिलेशन लिखेंगे, उसी रिलेशन में हम V की पावर एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे, उसी कांस्टेंट की वैल्यू को हम 0, 1, 2 इन गामा कंसीडर करके हम एडियाबैटिक गैसों के कंप्रेशन और एक्सपेंशन के नियम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इसके आधार पर हमने एक सामान्य नियम बनाया, हमने लिखा जनरल लॉ गिविंग बिटवीन द रिलेशन the general law giving the relation between pressure and volume for compression and expansion of the gas can be written as प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि V के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हमने देखा कि जो भी रिलेशन हमको एक्सपेंशन या कंप्रेशन में एडियाबैटिक या आइसोथर्मल प्रोसेस में प्राप्त हुए थे, वो रिलेशन हमारे कैसे थे, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन से, इसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम हो गया, लेकिन वॉल्यूम का जो पावर था, यानी वॉल्यूम का जो ये डिग्री थी वो यानी कि अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग के पावर में कांस्टेंट कंसीडर कर दिया गया है। PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर n को हमने माने वेयर n के लिए कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, जो गैस की नेचर यानी सफिक्स पे निर्भर करता है, और उसके आधार पर इसके वैल्यू बिटवीन 0 एंड इनफिनिटी मटेरियल दे विल टेक सम सर्टेन फिजिकल वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 से इनफिनिटी के तक लाइज कर सकती है, यानी 0 से इनफिनिटी के बीच की होती है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ निश्चित और सर्टेन फिजिकल वैल्यू, कुछ निश्चित वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, कुछ निश्चित और टिपिकल वैल्यू को हम यहाँ कंसीडर करते हैं। जैसे अगर हम कंसीडर करें
पीवी के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट है, अगर हम यहाँ n की वैल्यू को 0 कंसीडर करें, n की वैल्यू 0 मानेंगे तो पीवी के पावर 0 इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के पीवी के पावर 0, यहाँ n की वैल्यू को अगर हम 0 माने, यहाँ एक डबल फॉर्म में फाइंड किया, डबल फॉर्म में फाइंड कैसे किया, हमने बताया कि जो प्रेस का लॉ ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन है वो प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसलिए जो हम जनरल लॉ बनाएंगे, तो हम जनरल लॉ कंसीडर करेंगे वो पीवी यानी प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड हमको बनाना पड़ेगा, कि प्रेशर वॉल्यूम में। अब यहाँ यंग लेने की आवश्यकता है इसलिए कि क्योंकि हमने देखा कि आइसोथर्मल सेल से जब हम इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में आते हैं तो जो हमारा लॉ ऑफ एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के आधार पर देखते हैं वहाँ की कांस्टेंट आता है, फिर उसके आधार पर वहाँ यंग कंसीडर किया था। तो जनरल लॉ में आप लिख सकते हैं, इसी को याद रखें, हम आसानी से गैसों के एक्सपेंशन और कंप्रेशन का नियम हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर आइसोथर्मल चेंज एंड एडियाबैटिक चेंज या किसी भी चेंज के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए हम आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। हमने यहाँ कंसीडर किया कि पीवी के पावर जनरल लॉ कंसीडर किया, इसी की सहायता से देखिए हमको एक्सपेंशन के जो नियम हमको पता है वो आसानी से एन की वैल्यू करते जाएंगे, हमको मिलते रहेंगे। तो हम यहाँ के केस में कुछ सर्टेन वैल्यूज के फिक्स्ड वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, उसी के आधार पर एक्सपेंशन हम फाइंड करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द गैसेस हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमको एक्सपेंशन जो नियम पता है उसी एक जनरल लॉ के आधार पर हमको कोई या वो लॉ हमको मिल जाएगा। देखिएगा जैसे यहाँ देख रहे हैं पीवी के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट है, ये जनरल लॉ। अब यहाँ पे राइट n की जो वैल्यू है गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में होगी, लेकिन यहाँ के केस में हमने इसकी कुछ क्रिटिकल वैल्यूज कंसीडर की है। n की वैल्यू अगर हम 0 कंसीडर करें, n की वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा p into v, n की वैल्यू 0 आप कंसीडर करेंगे तो p v के पावर 0 इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, p v के पावर 0 इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, v के पावर 0 है किसी भी के क्वांटिटी के पावर अगर हमको 0 मिलता है, किसी भी क्वांटिटी के पावर 0 होगा तो वैल्यू उसकी 1 के बराबर हो जाएगी, एक हो जाती है, यूनिट होते हैं तो यहाँ p v के पावर 0 v के पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी z1 is equal to कांस्टेंट। यानी इस प्रोसेस में यानी वह प्रोसेस जब हम गैस के लॉ को कंसीडर करेंगे, pv इक्वल टू कांस्टेंट जो लॉ हमको पता है, pv के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, अगर उसमें हम n की वैल्यू को 0 मानेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, p इक्वल टू कांस्टेंट फाइंड होगी। यानी उस कंडीशन में जब गैस को हम एक्सपेंड करेंगे या गैस को हम कंप्रेस करेंगे, तो गैस को एक्सपेंड या कंप्रेस करेंगे तो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा। तो ऑलरेडी हमको पता है कि एक प्रोसेस इन विच प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। यानी जब हम गैसों के या गैस का जनरल लॉ कंसीडर करेंगे उसमें n की वैल्यू जब हम 0 कंसीडर करेंगे तो n की वैल्यू जब 0 कंसीडर करेंगे तो हमको ये मिलता है कि जब हम गैसों को गैस को कंसीडर करेंगे और n की वैल्यू जब हम 0 मानेंगे पीवी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट में जब n इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमको वैल्यू मिलती है p इक्वल टू कांस्टेंट। तो गैस जो हमारी परफेक्ट गैस हमारी एक्सपैंड होगी, इसके आधार पर ये लॉ हमको बताता है पीवी की पावर n इक्वल टू जनरल लॉ हमको देता है कि जब हम गैस के परफेक्ट गैस को एक्सपैंड करेंगे और n की वैल्यू को अगर हम 0 कंसीडर करते हैं तो n की वैल्यू 0 हमको क्या बताएगा कि गैस हमारी एक्सपैंड होगी है आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी गैस के एक्सपैंड होगी, गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, गैस एक्सपैंड होगी या कंप्रेस होगी, गैस का वॉल्यूम चेंज होगा और कम डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन गैस एक्सपैंड हमारी करेगी, गैस प्रसारित होगी, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, लेकिन प्रेशर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये रिलेशन हमको बताता है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है z इक्वल टू 0 फॉर ए परफेक्ट गैस एक्सपैंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपेंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि n इक्वल टू 0 जब हम कंसीडर करेंगे तो जो जनरल लॉ में गैस का लिया प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड वो नियम हमको बताता है कि इस कंडीशन में जब हम n की वैल्यू को 0 मानेंगे तो इस कंडीशन में गैस हमारे परफेक्ट गैस हमारा एक्सपेंड होगा, लेकिन उस कंडीशन में प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो प्रोसेस हमारा कैसा होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। इस प्रकार से हमने फिगर बनाया। फिगर में हमने देखा कि जब हम n की वैल्यू को 0 रखेंगे तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम हमारा चेंज होगा, गैस हमारी एक्सपैंड होगी, परफेक्ट गैस हमारी एक्सपैंड होगी, लेकिन प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा। तो प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है उसी प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। इसके आधार पर हम प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड, इसी आधार पर हम प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड जब ग्राफ यहाँ बनाएंगे तो ग्राफ में हमको ये मिलेगा कि n इक्वल टू 0 पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा। इसलिए ग्राफ हम देख रहे हैं ये सब पैरेलल हमने बनाया है वॉल्यूम एक्सिस के, यानी x एक्सिस के पैरेलल लगाया है, यानी कहने का मतलब हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम तो हमारा चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर हमारा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर हमारा यहाँ
पॉइंट पे कंसीडर करें प्रेशर इतना ही है, यहाँ भी प्रेशर यही है, यहाँ भी प्रेशर यही है, यानी n इक्वल टू 0 पे गैस हमारी जो एक्सपैंड होगी किस प्रोसेस पे एक्सपैंड होगी, एट कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपैंड होगी, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस में गैस हमारी एक्सपैंड होगी। तो लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैसेस के आधार पे हमको ये मिल गया कि जब n की वैल्यू को हम 0 कंसीडर करेंगे तो n की वैल्यू 0 हमको बताती है कि गैस हमारी एक्सपैंड होगी, लेकिन किस प्रोसेस में, इन आइसोबैरिक प्रोसेस वेयर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जहाँ पे प्रेशर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। अब n की वैल्यू 0 से हम बढ़ाते बोले थे n की वैल्यू n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 आप कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब n की वैल्यू को हम 1 कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो n की वैल्यू को जब 1 कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, Pv इक्वल टू कांस्टेंट, यानी Pv इक्वल टू कांस्टेंट हमको मिलेगा, तो हम आगे डेफिनेशन जानते हैं Pv इक्वल टू RT, तो Pv इक्वल टू RT हमारा कांस्टेंट कब होगा, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तब, या ये Pv इक्वल टू कांस्टेंट ये रिलेशन हमको देता है, ये रिलेशन हमारा क्या प्रूव करता है, ये डायरेक्ट लॉ को प्रूव करता है। इस प्रकार से कर सकते हैं n इक्वल टू 1 हमारे परफेक्ट है एक्सपैंडिंग, हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं जब n इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे फॉर ए परफेक्ट गैस एक्सपैंडिंग आइसोथर्मली, यानी आइसोथर्मली एक्सपैंड होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपैंड होगा, यानी गैस हमारी एक्सपैंड होगी, n इक्वल टू 1 से कंसीडर करेंगे Pv की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट कब होगी, यानी कहने का मतलब है कि जितना प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा उतना ही वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा, या जितना वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा उतना ही प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, यानी कहने का मतलब जो चेंजिंग होगी वो केवल प्रेशर और वॉल्यूम में होगी। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, या वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के बराबर होगा, विच इज विच शोज द बायस लॉ, जो बायस के नियम को देता है। बायस लॉ भी हम जानते हैं, बायस लॉ भी हमको पता है कि इक्वल टू कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द बायस लॉ। तो बायस लॉ के कोई ये प्रूव करा कि इक्वल टू कांस्टेंट, और बायस लॉ हमको फाइंड किससे होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर हम P इक्वल टू RT को कांस्टेंट टेम्परेचर T की वैल्यू को हम कांस्टेंट मान लें, T की वैल्यू को फिक्स कर रहे हैं, तो T की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बाहर आ जाएगी और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट मिलेगा, तो इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू 1, जब हम n की वैल्यू को 1 कंसीडर करेंगे, n इक्वल टू 1 फॉर ए परफेक्ट गैस एक्सपैंडिंग आइसोथर्मली, यानी n इक्वल टू 1 पे एक परफेक्ट गैस के लिए अगर हम कहें फॉर ए परफेक्ट गैस एक्सपैंडिंग आइसोथर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस हमारी क्या होगी, एक्सपैंड होगी और बायस लॉ को शो करेंगे। समझ में आया कि नहीं। इसके बाद n की वैल्यू को n इक्वल टू 1 फॉर ए परफेक्ट गैस एक्सपैंडिंग आइसोथर्मली, n इक्वल टू 1 पे गैस हमारी एक्सपैंड होगी, आइसोथर्मली होगी, यानी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे। प्रेशर वॉल्यूम का देखिए हमने Pv इक्वल टू कांस्टेंट है, Pv इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि केवल V बदलेगा, अगर V बदलेगा उसके रेशियो में T को भी बदलना पड़ेगा, अगर V के रेशियो में T नहीं बदलेगा तो वैल्यू कभी भी Pv का यानी प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। Pv की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ए गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है वो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट तभी होगा जब वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा, तो जितना वॉल्यूम अगर हमारा 2 गुना इंक्रीज करता है तो प्रेशर को उतना ही उतनी ही मात्रा में घटना पड़ेगा, प्रेशर उतना ही डिक्रीज होगा, तभी जाके हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ऑलवेज कांस्टेंट बना रहेगा। यानी Pv इक्वल टू कांस्टेंट हमको तभी फाइंड होगा जब वॉल्यूम जितना इंक्रीज करता है प्रेशर उतना डिक्रीज करे, या प्रेशर जितना इंक्रीज करता है वॉल्यूम उतना डिक्रीज। ठीक है, तो इसी आधार पे यहाँ पे तो जब हम ठीक है यहाँ कर्व कंसीडर करेंगे, किसी का एग्जाम में एक कर्व बनाएंगे, जब कर्व बनाएंगे तो कर्व हमारा कैसा मिलेगा, n इक्वल टू 1 पे हम देख रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कांस्टेंट है, जितना प्रेशर इंक्रीज करेगा उतना वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, या जितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उतना प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो इस प्रकार से जितना वॉल्यूम बढ़ता रहेगा हम देखते हैं जिससे वॉल्यूम इतना बढ़ा, वॉल्यूम इतना बढ़ा, यानी यहाँ से यहाँ इतना वॉल्यूम बढ़ा तो उसी मात्रा में हम देखेंगे, उसी मात्रा में प्रेशर हमारा, जैसे वॉल्यूम हमारा देखिए इस प्रकार से ये और इस प्रकार से वॉल्यूम इतना हमारा इंक्रीज करेगा, प्रेशर हमारा इतना डिक्रीज कर जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ यानी 1 पे आइसोथर्मली ग्राफ हमको फाइंड होता है।
आइसोथर्मल रिप्रेजेंट करता है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इक्वल टू 1 में पीवी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट तभी होगी जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मानेंगे, और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हम जानते हैं बायस लॉ को करता है, और बायस लॉ हमको फाइंड होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फाइंड होता है। इस प्रकार से ये रिलेशन हमारा पीवी इक्वल टू एन इक्वल टू कांस्टेंट है, की वैल्यू को मानेंगे हमको बायस लॉ का ये मिलेगा, यानी गैस का जो एक्सपेंशन होगा, जो परफेक्ट गैस हमारी एक्सपैंड होगी, वो कैसे एक्सपैंड होगी? अकॉर्डिंग टू बायस लॉ हम जानते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपैंड होगी। तो हम इससे जानते हैं कि n इक्वल टू 1 फॉर ए परफेक्ट गैस एक्सपैंडिंग आइसोथर्मली, आइसोथर्मली यानी कहने का मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपैंड होगी जो हमारी परफेक्ट गैस हम कंसीडर करेंगे। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब हम यहाँ गैस की वैल्यू को मोमेंट गामा कंसीडर करते हैं, एंड की वैल्यू को हम गामा मानेंगे, यानी फॉर ए परफेक्ट गैस गैस की वैल्यू को गामा मानेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी? Pg के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, Pg के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो लेकिन प्रेशर हम जानते हैं किसका है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ इक्वेशन है। इसके आधार पर कह सकते हैं कि जब हम यानी कि एक्सपेंशन ऑफ के आधार पर कंसीडर की वैल्यू को हम गामा कंसीडर करेंगे, तो ये परफेक्ट गैस हमारा क्या होगा? एक्सपैंड होगा। कैसे? एडियाबैटिकली। इसलिए हम जानते हैं इक्वल टू गामा या गामा की वैल्यू हम जानते हैं कि इस रेशियो के इक्विवेलेंट टू dV बाय dt के बराबर होती है। ये इक्वल टू गामा इक्वल टू dV बाय dt फॉर ए परफेक्ट गैस एक्सपैंडिंग एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली का मतलब है विदाउट टेकिंग और मीटिंग एनी अमाउंट ऑफ रेट, यानी न तो किसी प्रकार की किसी भी मात्रा की ऊष्मा को लेगा, न ही किसी भी प्रकार की ऊष्मा को छोड़ेगा। समझ रहे हैं ना? न तो किसी प्रकार की ऊष्मा को रिमूव करेगा, न ही किसी प्रकार की ऊष्मा को रिसीव करेगा। ठीक इस प्रकार से जब इस प्रोसेस के दौरान पे हम रेट को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, उस प्रोसेस में हमारा ये जो एक्सपेंशन है, का मतलब है हमने ये देखा कि जब n की वैल्यू को हम गामा के बराबर कंसीडर करेंगे, तो जो हमारी परफेक्ट गैस है वो ये बताएगी कि वैल्यू ऑफ मिलेगी क्या? Pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी जो हमारा एक्सपेंशन होगा वो एडियाबैटिकली होगा। Pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ परफेक्ट गैस है, जिसके आधार पर हम कहते हैं फॉर n इक्वल टू गामा परफेक्ट गैस एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली, n इक्वल टू गामा फॉर परफेक्ट गैस के लिए ये की वैल्यू को हम गामा कंसीडर करें, तो परफेक्ट गैस के लिए बताएं परफेक्ट गैस के लिए वैल्यू क्या होगी? परफेक्ट गैस फॉर परफेक्ट गैस एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली, यानी परफेक्ट गैस हमारा एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगा, यानी उस प्रोसेस में एक्सपेंड होगा जहां पे न तो हम सिस्टम को किसी भी प्रकार की ऊष्मा देंगे, न ही किसी भी प्रकार की ऊष्मा सिस्टम से लेंगे, यानी गैस को हम किसी गैस क्या होगी? विदाउट टेकिंग और लेंगे अमाउंट ऑफ इट, यानी जो हमारा गैस सिस्टम है न तो किसी प्रकार की ऊष्मा को लेगा, न ही किसी प्रकार की ऊष्मा को छोड़ेगा। कब? जब n की वैल्यू को हम गामा मानेंगे तब। तो परफेक्ट गैस क्या होगा? हमारा एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेगा। जब n की वैल्यू को 1 कंसीडर किया जाएगा, तो परफेक्ट गैस हमारा को करता है कि परफेक्ट गैस का जो एक्सपेंशन होगा वो आइसोथर्मली होगा। जब n की वैल्यू को हम 0 कंसीडर करेंगे, तो परफेक्ट गैस का जो एक्सपेंशन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। इसके आधार पर यहाँ ग्राफ फाइंड करते हैं। हमने ग्राफ के आधार पर देखा कि n की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 0 होगी तो P की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ये ग्राफ जो फाइंड होगा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी गैस परफेक्ट गैस हमारी एक्सपेंड होगी। परफेक्ट गैस एक्सपेंड करेगी इन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में परफेक्ट गैस हमारी एक्सपेंड होगी। जहां हमने लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर n इक्वल टू 0 परफेक्ट गैस एक्सपेंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। जब ये वैल्यू 1 मानेंगे तो Pv इक्वल टू कांस्टेंट हमको फाइंड होगा, जो कि बायस लॉ को रिप्रेजेंट करता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं गैस हमारी एक्सपेंड होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी गैस हमारी एक्सपेंड करेगी लेकिन टेम्परेचर हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कहने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। Pv की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी जैसे जैसे प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करता रहेगा, प्रेशर डिक्रीज करता रहेगा, जैसे जैसे उस प्रकार से वॉल्यूम इंक्रीज करता रहेगा। देखिए यहाँ प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज करता जाता है, प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा, लेकिन प्रेशर डिक्रीज करेगा इस प्रकार से, वॉल्यूम इसी प्रकार से इस डायरेक्शन में अगर ग्राफ बढ़ रहा है दैट मींस वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इस डायरेक्शन में अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। इस डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में अगर ग्राफ हमारा बढ़ रहा है इंडिया प्रेशर के बावजूद डायरेक्शन में ग्राफ बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और अगर वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की, देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर में ग्राफ हमारा चल रहा है वाई एक्सिस के, तो कहने का मतलब है प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले प्रेशर हमारा क्या है, यहाँ से हम इधर चले गए तो प्रेशर हमारा यहाँ है, यहाँ हो जाता है तो प्रेशर हमारा घट के इतना कम हो जाता है, और वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम हमारा ये है, लेकिन
यानी जिस प्रकार से प्रेशर इतना घटेगा वॉल्यूम इतना बढ़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इस प्रकार से ग्राफ हमारा मिलता है। तो ये कहने का मतलब है कि यानी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, हम पहले यहाँ कंसीडर करेंगे यानी इक्वल टू 0 जो हम यहाँ कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रकार से यानी इक्वल टू 0 यानी कि की वैल्यू कांस्टेंट होगी, प्रेशर देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो देखिए यहाँ भी प्रेशर वही है, यहाँ भी प्रेशर वही है, यहाँ भी प्रेशर वही है। दूसरे केस में यानी इक्वल टू 1 करेंगे तो हम गैस जानते हैं कि इक्वल टू कांस्टेंट होगा, क्योंकि बायस लॉ को फॉलो करता है। बायस लॉ को फॉलो करेगा यानी परफेक्ट गैस हमारी एक्सपेंड होगी है कांस्टेंट टेंपरेचर। तो ये प्रोसेस हमारा कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा। जब हम ये की वैल्यू को गामा कंसीडर करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या होगी, डी के और गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो एरिया में एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो परफेक्ट गैस हमारी एक्सपेंड होगी, इसमें एरिया वर्टिकली एक्सपेंड होगी, इसलिए इस प्रोसेस को हमने एरिया वर्टिकली लिखा इक्वल टू गामा, ठीक। अब हम यहां देख रहे हैं जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती जाएगी, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू गामा। गामा की वैल्यू हमने बताया आपको कि गामा की वैल्यू ऑलवेज इससे अधिक होगी, n इक्वल टू वैल्यू n इक्वल टू 0 का 0 से जब बढ़ी n इक्वल टू 1 हुई, तो 0 से रहते ही वैल्यू जैसे जैसे यानी n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम डिफरेंट कर्व का जो स्लोप है, जो उसका ढलान है, ढाल है, वो बढ़ता रहता है। जैसे पहले के यहाँ था, अब जब n की वैल्यू बढ़ गई इसका ढलान बढ़ गया, इसी तरह यहाँ से जैसे इधर जा रहा था तो ढलान से इसका झुकाव बढ़ता रहता है। जैसे ऐसे था, अब ये यहाँ से क्या झुकाव इसका बढ़ेगा। अब n की वैल्यू जब ज़्यादा होगी इससे और अधिक बढ़ जाएगी, झुकाव और बढ़ जाएगा। यानी झुकाव देखिए यहाँ पहले n इक्वल टू 1 पे इतना था, n इक्वल टू 1 से वैल्यू और बढ़ेगी, झुकाव इतना हो जाएगा, देख रहे हैं ना। यानी यहाँ एंगल देखिए झुकाव यहाँ बढ़ गया, यहाँ देखिए n इक्वल टू 1 पे झुकाव इतना था, ठीक है, कितने एंगल का था। अब यहाँ n इक्वल टू गामा किया है, तो गामा की वैल्यू हम जानते हैं ऑलवेज इससे अधिक होगी, यानी गामा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, तो यूनिट से अधिक होगी, यानी कहने का मतलब ये रिजल्ट की वैल्यू अधिक होगी, इसकी वैल्यू अधिक होगी तो हम लिख रहे हैं इसका ढाल क्या है और अधिक हमको फाइंड होता है। तो इस प्रकार से जैसे n इक्वल टू गामा पे जैसे गामा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी n का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका ढलाव या कह सकते हैं जो इसका होता है ढाल वो बढ़ता जाएगा, यानी उसका झुकाव बढ़ता जाएगा। इस प्रकार को यहाँ से ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू जितनी अधिक होगी स्टीपर इज द कर्व फॉर एक्सपेंशन और कंप्रेशन, यानी ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, स्टीपर का मतलब होता है झुकाव या ढलाव, उसका ढलाव या झुकाव क्या होगा, इज द स्टीपर इज द कर्व फॉर एक्सपेंशन और कंप्रेशन, यानी उसका ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ n जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्टीपर का मतलब उसका ढलाव बढ़ता जाएगा, मतलब स्टीपर इज द कर्व फॉर एक्सपेंशन और कंप्रेशन, यानी कहने का मतलब है कि जो उसका कर्व का जो ढलाव है झुकाव है वो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उसका झुकाव बढ़ता जाएगा। जैसे इसके झुकाव देखिए यही है, इसके लिए थोड़ा सा झुकाव और बढ़ जाता है, यानी गामा के लिए झुकाव बढ़ जाएगा और यदि गामा बढ़ता जाएगा तो उसका झुकाव और बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती है वैसे वैसे कर्व का जो है कर्व क्या होता है स्टीपर होता जाता है, ढलाव उसका बढ़ता जाता है, ठीक है। ये इसीलिए हम क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ n, इसलिए स्टीपर इज द कर्व फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए जो कर्व होगा उसका ढलाव भी क्या होगा, ढलाव भी बढ़ता जाएगा, ढलाव बढ़ता जाएगा जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा। इसके आधार पर लिखा एक्सपेंशन कर्व फॉर n इक्वल टू 0, एक्सपेंशन कर्व फॉर n इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू गामा आर डेडिकेटेड क्वालिटेटिवली ऑन पीवी डायग्राम। इसको हम क्वालिटेटिव यानी अच्छे से समझ सकते हैं पीवी डायग्राम की सहायता से, जैसे कि हमने आपको समझाया कि n इक्वल टू 0 आइसोबैरिक है, यानी फिजिकल कांस्टेंट होगा जैसा कि हम कर्व के आधार पर देखते हैं n इक्वल टू 0 के लिए, n इक्वल टू 1 होगा तो प्रेशर हमारे यानी कि dV इक्वल टू हमको मिलेगा कांस्टेंट के, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेगा बायस लॉ को शो करेगा, इसलिए बायस लॉ हम जानते हैं आइसोथर्मली एक्सपेंशन को फाइंड करता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को पता था तो गैस हमारी एक्सपेंड होगी आइसोथर्मली, इसलिए एक पर n इक्वल टू 1 हमारा आइसोथर्मल रिप्रेजेंट करेगा। n इक्वल टू गामा होगा तो गामा की वैल्यू n इक्वल टू गामा इक्वल टू मिलेगा pV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी एरिया में एक्सपेंशन मिलेगा, नहीं जो हमारी परफेक्ट गैस है वो एरिया में जल्दी एक्सपेंड करेगी, यानी कहने का मतलब है कि जब हीट हम सिस्टम को सप्लाई नहीं करेंगे उस प्रोसेस में जब गैस हमारी एक्सपेंड करेगी या कंप्रेस होगी, यानी कि
कहते हो कि एरिया मेडिकली एक्सपेंड या कंप्रेस होगी, जो एक्सपेंशन होगा हमारा एरिया मेडिकली होगा। इस प्रोसेस में जब की वैल्यू को हम गामा मानेंगे तो इस प्रोसेस में सिस्टम को किसी प्रकार की हीट को सप्लाई नहीं करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे हम प्रोसेस में एन की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो कर्व है हमारा स्टीपर होता जाता है। स्टीपर का मतलब उसका झुकाव बढ़ता जाता है, यानी कहने का मतलब उसका ढलान बढ़ता जाता है, समझ रहे हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ का वैल्यू आ गई फॉर एक्सपेंशन आर कॉम्प्रेशन। यहाँ पे हमने आगे लिखा है एक्सपेंशन फॉर n इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1 n इक्वल टू गामा आर डेडिकेटेड क्वालिटेटिवली यहाँ पे डायग्राम इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। पीवी डायग्राम में जैसा हमने डायग्राम आपको बना के दिखाया है। अब यहाँ आगे हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 0 करेस्पॉन्डिंग टू एक्सपेंशन n इक्वल टू 0 हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं n इक्वल टू 0 मान सकते हैं n इक्वल टू 0 करेस्पॉन्डिंग टू expansion at constant pressure n equal to 1 corresponding to expansion at constant temperature, यानी यहाँ आप कह सकते हैं constant temperature या isothermal expansion correspond to an isothermal expansion कह सकते हैं, या correspond to expansion at constant temperature कह सकते हैं n equal to gamma, या आगे भी लिख सकते हैं this is given by T equal to constant करके n equal to gamma हमारा क्या होगा n equal to gamma कंसीडर करेंगे। n equal to gamma क्या होगा एरियामेटिक एक्सपेंशन बताएगा, n equal to gamma correspond to एरियामेटिक एक्सपेंशन कंसीडर कर सकते हैं। इसमें मैं n equal to gamma equal to constant है, दैट इज करके आगे करते हैं n equal to 0 correspond to expansion n equal to 0 correspond to expansion at n equal to 0 पे प्रेशर हमारा कौन सा होगा at constant pressure यानी हम कह सकते हैं आइसोबैरिक गामा। इसके बाद हमारा हो जाएगा n equal to 1 correspond to expansion at constant temperature या correspond to isothermal expansion लिख सकते हैं, correspond to expansion at constant temperature लिख सकते हैं, या correspond to यहाँ लिख सकते हैं correspond to isothermal expansion PV is equal to constant, ठीक। और इसके आगे आप लिख सकते हैं PV is equal to constant या n equal to gamma correspond to expand adiabatic expansion, correspond to adiabatic expansion and it gives the relation PV की पावर गामा is equal to ठीक। इस प्रकार से हमें यहाँ लिखा न्यूमरेटर इज द वैल्यू ऑफ n, स्लीपर इज द कर्व फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कर्व क्या होगा स्लीपर यानी कि ढलान उसका बढ़ता जाएगा। एक्सपेंशन का फॉर n इक्वल टू 0 1 एंड गामा आर डेडिकेटेड क्वालिटेटिवली यानी कि डायग्राम का इसको क्वालिटेटिवली बता सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। n इक्वल टू 0 करेस्पॉन्ड टू एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन n इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करता है करेस्पॉन्ड टू एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन यानी कांस्टेंट प्रेशर पे प्रसार को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। गैस एक्सपेंड करेगी एट कांस्टेंट प्रेशर यानी इक्वल टू 0 बताता है कि गैस जो परफेक्ट गैस है वो एक्सपेंड करेगी तब एट कांस्टेंट प्रेशर पे करेस्पॉन्ड टू एक्सपेंशन यानी एक्सपेंशन को बताता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे n इक्वल टू 1 करेस्पॉन्ड टू
आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 1। आइसोथर्मल एक्सपेंशन को बताता है कि गैस परफेक्ट गैस हमारी एक्सपेंड करेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो गैस हमारी एक्सपेंड करेगी, जब वैल्यू n की क्या होगी n इक्वल टू 1 होगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व बता देता है, कर्व बताता है कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन को फाइंड होगा इस जनरल इक्वेशन के आधार पे जो इक्वेशन फाइंड होगा वो कैसा किस प्रकार का एक्सपेंशन होगा, वो एक्सपेंशन हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। यहाँ से लिखा जाता है इक्वल टू 1 करेस्पॉन्ड टू आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड इट इज द रिलेशन P इक्वल टू कांस्टेंट। जब हम इसको 1 कंसीडर करेंगे तो रिलेशन हमको प्राप्त होगा वो मिलेगा P इक्वल टू कांस्टेंट एंड आगे मिलता है n इक्वल टू गामा करेस्पॉन्ड टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और जब n की वैल्यू गामा के बराबर होगा तो ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन बताएगा कि ये कैसा एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। इट गिव्स द रिलेशन P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। जब n की वैल्यू गामा कंसीडर करेंगे तो ये रिलेशन हमको बताएगा कि वैल्यू क्या होगी, P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगी और जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। इस प्रकार से अगर आपको एग्जाम में पूछे कि द जनरल लॉ ऑफ कंप्रेशन एंड कंप्रेशन ऑफ ए गैस, अगर ये लॉ दे दे आपको जनरल लॉ ऑफ कंप्रेशन एंड कंप्रेशन ऑफ ए गैस इज गिवन बाय P की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, उसमें आपसे पूछे कि व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0 देन जब आपसे नीचे आपसे कि व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0, जब ये क्या हो 0 हो देन व्हाट इज फाइंड, यानी तब हमको क्या प्राप्त होगा तो आप बताएंगे व्हेन द वैल्यू ऑफ n, तब आप यहाँ कहेंगे इन द गिवन रिलेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0 देन द परफेक्ट गैस इज एक्सपेंडिंग, द परफेक्ट गैस इज एक्सपेंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर या इन आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी द परफेक्ट गैस इज एक्सपेंडिंग इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये जो दिया गया रिलेशन आप बताएंगे द गिवन रिलेशन, in the given relation when the value of n equal to 0 then the gas is expanding in isobaric process, when the value of n is equal to 1 then the gas is expanding in isothermal process या isothermal gas is isothermally expanding, और जब n is equal to gamma then the gas is adiabatically expand या कह सकते हैं the gas is expanding in adiabatic process। ठीक ऐसा आप बता सकते हैं। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जनरल लॉ के आधार पे अगर n की वैल्यू 0 है तो हमारा आइसोबैरिक एक्सपेंशन होगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, अगर n की वैल्यू गामा है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। ठीक ना, इस प्रकार से हम लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के जनरल लॉ के आधार पर समझ सकते हैं। इस जनरल लॉ के आधार पर n की वैल्यू बदलते जाएंगे हमको लॉ ऑफ एक्सपेंशन हमको मिलता जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपको ठीक है, तो इसके बाद हमने आपको बताया लॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैसेस। इसमें हमने आपको दिखाया कि n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो कर्व आइसोथर्मल कर्व या एडियाबैटिक कर्व जो हम फाइंड करते हैं, जो हमने पीछे भी ग्राफ में आपको दिखाया था, अभी इससे पहले वाले में, इससे पहले हमने अभी आपको ग्राफ में पीछे दिखाया था, तो कर्व का जो स्लोप होता है वो बढ़ता रहता है, हमने आपको दिखाया पीछे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ हमको निकालना है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व, यानी आइसोथर्मल कर्व और एडियाबैटिक कर्व का स्लोप यानी जो ढलाव होता है वो कैसा होता है या कितना होता है, यही हमको निकालना है। स्लोप फाइंड करना है कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल कर्व का स्लोप क्या होता है, सेम होता है या एडियाबैटिक का स्लोप जो है आइसोथर्मल से अधिक होता है, ये हमको निकालना है। जैसा कि हमने पीछे आपको बताया कि ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ n देन स्टीपर इज द कर्व। हमने आपको दिखाया कि स्टीपर इज द कर्व क्या होगा, स्टीपर होगा फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, यानी एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए जो कर्व हमारा मिलेगा क्योंकि जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कर्व का जो ढलाव या झुकाव है वो क्या होगा, स्टीपर का मतलब है कि बढ़ता जाएगा, उसका झुकाव जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर इज द स्टीपर, यानी उसका झुकाव बढ़ता जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने देखा कि n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 1 होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने आपको दिखाया कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो और यह आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और n की वैल्यू जब गामा होगी तो हमको एडियाबैटिक मिलेगा, और हम जानते हैं गामा की वैल्यू 1 से अधिक होगी, 1 से अधिक होगी, और हमने उसमें कर्व में देखा तो झुकाव भी अधिक है।
तो ये हम यहाँ स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का अगर हमको झुकाव निकालना है, यानी कहने का मतलब कि प्रेशर के साथ वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ कितने झुकाव पे है, यानी कहने का मतलब उनका रेशियो जो है, यानी कि प्रेशर के साथ वॉल्यूम कितना एक्सचेंज होता है, तो उनका झुकाव एक से अधिक होगा। एक से अधिक कब होगा, जब प्रेशर के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम जो हमारा है, वॉल्यूम जैसे प्रेशर हमारा डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम हमारा भी डिक्रीज करता है, समझ रहे ना। वॉल्यूम ज्यादा जब डिक्रीज करेगा, जब प्रेशर के पेक्षा वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज करेगा, तो कहने का मतलब वहां झुकाव बढ़ जाएगा। प्रेशर के पेक्षा वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज करेगा, जैसे प्रेशर यहाँ देखिए कि प्रेशर अगर निकाले तो प्रेशर बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बराबर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ देखिए तो प्रेशर रिटर्न जो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे से मैक्सिममली, यानी कोई स्लोप हमको निकालना, उनके बीच का रेशियो निकालना है। यानी प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम जब हमारा एक्सपेंड चेंज होगा तो पीवी उनका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये कहने का मतलब एक के बराबर होगा dt बाई dv की वैल्यू, यानी चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो, अगर ये इक्वल है 0 होगी, यानी कहने का मतलब प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। या dt बाई dv की वैल्यू एक आ गई, यानी जितना प्रेशर आपका इंक्रीज किया, जितना प्रेशर चेंज हुआ उतना ही वॉल्यूम भी चेंज हुआ, समझ रहे हैं ना। अगर 2 गुना प्रेशर बढ़ा तो 2 गुना वॉल्यूम भी चेंज, 2 गुना प्रेशर चेंज हुआ 2 गुना वॉल्यूम भी चेंज हुआ, तो वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर आएगी। इस प्रकार से उनके बीच का स्लोप निकाल लेंगे, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का स्लोप हम निकालेंगे। यानी कहने का मतलब है स्लोप का मतलब है dt बाई dv की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा स्लोप होता है। dt बाई dv की वैल्यू निकालेंगे एडियाबैटिक कर्व के लिए, dt बाई dv की वैल्यू निकालेंगे आइसोथर्मल कर्व के लिए, जिसकी वैल्यू अधिक होगी उसके लिए dt बाई dv की वैल्यू, जिसके एडियाबैटिक के लिए अधिक होगी तो एडियाबैटिक का स्लोप अधिक होगा, या एडियाबैटिक मोर स्टीपर होगा देन आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल के लिए dt बाई dv की वैल्यू आइसोथर्मल के लिए अधिक होगी तो आइसोथर्मल मोर स्टीपर होगा देन एडियाबैटिक। तो हम यहाँ निकालते हैं, ठीक है। देखिए हमने ये फिगर बनाया हुआ है, फिगर में हमने आपको बता दिया कि आइसोथर्मल कर्व और एडियाबैटिक कर्व कौन है। आइसोथर्मल कर्व हमने यहाँ बताया कि फॉर ए गिवन मास ऑफ एयर a graph between pressure and volume at constant pressure या at constant temperature। आइसोथर्मल कर्व किसे कहेंगे, a graph between pressure and volume at constant temperature is called an isothermal curve। यानी कि एक ग्राफ जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ग्राफ हम बनाते हैं, अगर वो ग्राफ हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर से है तो ग्राफ हमारा आइसोथर्मल, तो कर्व हमारा आइसोथर्मल कहा जाएगा। अगर वो जो कर्व हम जो ग्राफ हम बना रहे हैं अगर वो आइसोथर्मल नहीं है, यानी करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर से नहीं, अगर हम माने कि एक ग्राफ, यानी वो ग्राफ क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का वो ग्राफ अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में है, यानी उस प्रोसेस में है जहाँ पे हीट कंटेंट हमारा कांस्टेंट है, जहाँ पे हीट कांस्टेंट है, उस प्रोसेस में अगर हम उस ग्राफ को कंसीडर करते हैं तो ग्राफ हमारा एडियाबैटिक कहा जाएगा, एडियाबैटिक कर्व कहा जाएगा। इसलिए हमें यहाँ लिखा है कि फॉर अ गिवन मास ऑफ एयर द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम at a given temperature is called the isothermal curve or isothermal, and similarly a graph between free pressure and volume for variations under adiabatic condition, for variation under adiabatic condition अगर ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ एडियाबैटिक कंडीशन में वेरिएट करता है तो ग्राफ हमारा एडियाबैटिक कर्व हमारा एडियाबैटिक कहा जाएगा, एडियाबैटिक कर्व कहा जाएगा। यानी एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या है कि हीट कंटेंट कांस्टेंट, जहाँ पे हीट को कांस्टेंट करते हैं हम, अगर ग्राफ को वेरिएट करते हैं तो ग्राफ अगर हमारा वेरिएट वैल्यू को कांस्टेंट कंसीडर करके तो वो हमारा कर्व या ग्राफ हमारा एडियाबैटिक कहा जाएगा, एडियाबैटिक कर्व कहा जाता है। इन आइसोथर्मल केस हमने यहाँ लिखा है कि आइसोथर्मल केस में हम जानते हैं कि गैस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट करते हैं तो जो फार्मूला हमको प्राप्त होगा, जो हमको गैस एक्सपेंड होगी वो बायरस लॉ को फॉलो करती है। हमने यहाँ लिखा है आइसोथर्मल केस गैस ओबेज बायरस लॉ एंड गिव्स द रिलेशन Pv इक्वल टू कांस्टेंट व्हाइल इन एडियाबैटिक केस गैस ओबेज पैटर्न इक्वेशन Pv और गामा इक्वल टू कांस्टेंट पैटर्न इक्वेशन। यानी जब हम गैस क्या है एक आइसोथर्मल प्रोसेस में हम गैस को एक्सपेंड करेंगे तो गैस बायरस के नियम को फॉलो करती है, बायरस लॉ को फॉलो करती है। तो यहाँ पे गैस ओबेज बायरस लॉ एंड जो रिलेशन हमको फाइंड होगा गिव्स द रिलेशन Pv इक्वल टू कांस्टेंट व्हाइल इन एडियाबैटिक केस गैस ओबेज द पैटर्न इक्वेशन। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एडियाबैटिक केस में अगर हम परफेक्ट गैस को कंसीडर करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन में तो गैस हमारा पैटर्न इक्वेशन को फॉलो करती है, जो कि दिया जाता है Pv और गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आगे हमने आपको दिखाया कि फिगर टूल्स है, तो फिगर हमने यहाँ बनाया है, फिगर हमारा AB और CD कर्व हमारे शो करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को, आइसोथर्मल कर्व को हमने यहाँ लिखा फिगर टू आइसोथर्मल AB एंड CD एट टेम्परेचर T1 एंड T2। AB हमारा T1 टेम्परेचर पे फिक्स्ड है, इसलिए T1 पे फिक्स्ड है, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है, T1 फिक्स्ड है, इसलिए आइसोथर्मल होगा।
Td को हमने T2 पे फिक्स किया है, इसका टेम्परेचर T2 है, फिर T2 पे टेम्परेचर Td का हमारा क्या होगा आइसोथर्मल होगा। हमने लिखा दिया सोर्स 2 आइसोथर्मल एरिया एंड Td एट टेम्परेचर T1 एंड T2 यानी T से D के बीच में टेम्परेचर हमारा T2 पे कांस्टेंट है, A से D के बीच में टेम्परेचर हमारा T1 पे कांस्टेंट है, तो Td भी हमारा आइसोथर्मल होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, Td भी हमारा आइसोथर्मल होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। T2 टेम्परेचर कर दिया है हमने, यहाँ पे T1 फिक्स कर दिया है हमने, वो टेम्परेचर कर दिया है। ठीक है, आगे हमें मानना है कि आपको बताओ EF एंड DF डिफरेंट एरिया में EF और DF को हमने एरिया में एक और कंसीडर किया हुआ है। फॉर आइसोथर्मल में हम जानते हैं कि इक्वल टू कांस्टेंट का आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए गैस और बायोस के लॉ को फॉलो करती है और इक्वेशन ऑफ लिखना है कि इक्वल टू कांस्टेंट के डिफरेंशिएट करेंगे इसको फर्स्ट इनटू सेकंड का P इनटू डी हो जाएगा प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का V इनटू डी कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा V के द स्लोप इज गिवन बाय, क्योंकि हम स्लोप जानते हैं डिफरेंशिएशन इसलिए क्या क्योंकि हमको स्लोप निकालना है प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन में, तो स्लोप इज इक्वल टू हम जानते हैं ढलान होता है dt बाय dt के बराबर होगा, जिसके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं उसी के बीच का हम स्लोप निकालते हैं। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर से dt बाय dt निकालेंगे, टेम्परेचर एंट्रोपी निकालना dt बाय df निकालेंगे, ठीक है ना। तो प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन में हम निकाल रहे हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन जब हम स्लोप कंसीडर करें तो dt बाय dt की वैल्यू निकालेंगे। आइसोथर्मल में टेम्परेचर को कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर हमने किया है यानी आइसोथर्मल में बात कर रहे हैं। तो स्लोप इज गिवन बाय dt बाय dt की वैल्यू निकालेंगे, तो dt बाय dt को dt को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा d, ठीक है ना, या dt को ले जाइए p dt को इधर ले जाइए, वैल्यू आ जाएगी माइनस p dt है, dt इधर चला जाएगा और d इधर आ जाएगा, यहां बचेगा कि माइनस p भी हो जाएगा, अरे इसको इधर ले आएंगे माइनस p भी होगा, यहां v dt बचा हुआ है, d को इधर कर देंगे और dd को इधर कर देंगे, d इधर आएगा dt बाय dt हो जाएगा, d इधर जाएगा p बाय d हो जाएगा, माइनस माइनस यहां निकल जाएगा, माइनस होता है इसलिए माइनस p बाय d हो जाएगा, माइनस p बाय d की इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारा दबाव होगा स्लोप होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होगा माइनस p बाय d के इक्वल होगा। फिर हम एडियाबैटिक की बात करते हैं और एडियाबैटिक का हम जानते हैं टीडी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट के, टीडी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएट करेंगे प्रेशर इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड करेंगे, गामा v के पावर गामा माइनस 1 इनटू d का होगा dd प्लस हो जाएगा v के पावर गामा इनटू dt के इक्वल टू 0, या यहां से हम v के पावर गामा का दोनों साइड डिवाइड करेंगे, v के पावर गामा से v के पावर गामा से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगी, v के पावर गामा से डिवाइड करेंगे v के पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, v के पावर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे आएगा तो v हो जाएगा, गामा हो गया इनटू t और v के पावर माइनस 1 यहां पर आ जाएगा नीचे 0 हो जाएगा इनटू a प्लस हो जाएगा v के पावर गामा v के पावर गामा से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 0 में बात करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब स्लोप निकालेंगे dt बाय dt को dt आई रखेंगे, ठीक ना, dt आई रखेंगे, d इसको इधर करेंगे माइनस गामा p बाय d होगा, dd इधर कर देंगे तो dt बाय dt एरिया बाय एरिया में क्या लिखते हैं इक्वल टू आ जाएगा माइनस गामा इनटू p बाय d, ठीक। इक्वेशन बन गई, आइसोथर्मल हमको dt बाय dt की वैल्यू मिली माइनस p बाय d है और एरिया बाय dt हमको वैल्यू मिली थी माइनस गामा इनटू p बाय d के, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो v ये है दैट dt बाय dt इज द स्लोप in area by the process is equal to minus gamma into the slope is equal to minus p by d की वैल्यू minus p by d की वैल्यू क्या होगी dt by dt हो गई, तो dt by dt in area by the slope in area by the process is equal to हो जाएगा gamma times the slope in isothermal process, यानी कहने का मतलब आइसोथर्मल कर्व के लिए जो स्लोप होगा वो एडियाबैटिक कर्व के स्लोप से गामा टाइम्स कम होगा, यानी कहने का मतलब एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप होगा वो आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से गामा टाइम्स यानी गामा गुना अधिक होगा, ठीक। इस प्रकार से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जहां देखेंगे उधर क्या है इधर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी के 1 और 2 के आधार से हम धीरे धीरे बनाना है dt बाय dt एरिया है इज इक्वल टू हो जाएगा गामा इनटू dt बाय dt आइसोथर्मल, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो एरिया में स्लोप होगा वो आइसोथर्मल के स्लोप से गामा गुना अधिक होगा। इस प्रकार से नीचे लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एट एनी पॉइंट इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल एट द सेम पॉइंट, या सेम पॉइंट पे अगर हम कर्व को निकालने से इसी पॉइंट पे हम स्लोप निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर हम स्लोप कंसीडर करें तो आइसोथर्मल कर्व के स्लोप के अपेक्षा एडियाबैटिक कर्व का स्लोप गामा गुना अधिक होगा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एट एनी पॉइंट इज
गामा टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एट दैट पॉइंट क्या है, द सेम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं इस प्रकार से गामा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ 1 और 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है dV by dt एरिया बाय dt इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ dV by dt आइसोथर्मल, यानी dV by dt क्या है, स्लोप ऑफ एरिया बाय dt इज इक्वल टू द गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो इस प्रकार से कह सकते हैं द स्लोप ऑफ एरिया बाय dt at any point, the slope of area varying at any point is equal to the at any point is gamma times of the slope of isothermal at that point या at same point हम consider कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं the slope of area varying is greater than the slope of isothermal, that is the area varying curve is more steeper than isothermal curve, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ एरिया वेक्टर, द स्लोप ऑफ एरिया वेक्टर एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट is equal to gamma times is equal to gamma times of the slope is equal to the gamma times of the slope of isothermal, यानी कहने का मतलब है आइसोथर्मल एट सेम पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर का जो स्लोप है वो आइसोथर्मल के स्लोप से क्या होगा, गामा गुना अधिक होगा, या कह सकते हैं द स्लोप ऑफ एरिया वेक्टर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एट सेम पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर कर्व का जो स्लोप है, जो झुकाव है, जो ढलान है वो आइसोथर्मल कर्व के झुकाव से गामा गुना अधिक होगा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, या यहाँ लिख सकते हैं इन अदर वर्ड द एरिया वेक्टर is steeper than the adiabatic curve is steeper than isothermal curve, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि the adiabatic curve is steeper, या लिख सकते हैं is more steeper than isothermal curve, ऐसा लिख सकते हैं, या स्टीपर का मतलब हो गया, स्टीपर का मतलब है कि आइसोथर्मल के अंदर ज्यादा ढलान या ज्यादा झुकाव एडियाबैटिक कर्व का होता है, यानी कहने का मतलब एडियाबैटिक कर्व का स्लोप आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से गामा गुना अधिक होता है, यानी एडियाबैटिक कर्व का स्लोप आइसोथर्मल कर्व से अधिक होता है, स्टीपर होता है एडियाबैटिक कर्व मोर इन दैन द आइसोथर्मल कर्व। ये हो गया स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। इसमें हमने आपको दिखाया कि जो एडियाबैटिक कर्व होता है उसका स्लोप आइसोथर्मल कर्व की अपेक्षा अधिक होता है, जैसा कि हमने अभी पीछे वाले वीडियो में आपको फिगर में दिखाया था कि आइसोथर्मल कर्व का झुकाव एडियाबैटिक कर्व के झुकाव की अपेक्षा सेम पॉइंट पे मैक्सिमम था, उसका झुकाव कम था आइसोथर्मल का, और एडियाबैटिक का झुकाव अधिक था। इसको हमने प्रूफ भी करके आपको दिखा दिया कि कितना अधिक होता है। हमने आपको दिखाया कि जो एडियाबैटिक कर्व होता है उसका झुकाव आइसोथर्मल कर्व के झुकाव से गामा गुना अधिक होता है। ठीक, तो हमें उम्मीद है आपको स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल एंड लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ ए गैस जनरल लॉ आपको समझ में आया होगा और उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ रिमेनिंग प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।